I am going to tell you everything about supply and demand zone and the most underrated concept by which you can print more and more money, जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा सप्लाई एंड डिमांड जोन की सारी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। और मेरी खुद की प्रूवन स्ट्रेटजी जिससे मैं ट्रेड करता हूँ और मैं अपने सारे ट्रेड प्लान करता हूँ उसको भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन अंटिल यू गेट द डीप नॉलेज ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड जोन। सो डिमांड जोन को समझने से पहले हम समझते हैं रेंजिंग मार्केट और कंसोलिडेशन। रेंजिंग मार्केट मतलब जो प्राइस क्या है, ट्रेंड नहीं कर रहा है, ट्रेंडिंग में नहीं है और एक ही जगह मूव करते जा रहा है प्रीमियम जोन से डिस्काउंट जोन तक, और ट्राई करता है अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहने का, मतलब फेयर वैल्यू पे रहने के लिए। तो इसे हम कहते हैं रेंजिंग मार्केट। मींस प्राइस क्या कर रहा है, हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए एक ही जगह पे मूव कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंजिंग मार्केट। अगर प्राइस प्रीमियम जोन में है मीन्स एसेट्स महंगे होते हैं, और सेम सेम अगर प्राइस डिस्काउंट जोन में है तो मीन्स एसेट्स क्या होंगे, सस्ते होंगे हमारे। ठीक है, स्मार्ट ट्रेडर्स डिस्काउंट जोन में बाय करते हैं और प्रीमियम जोन में सेल करते हैं। अब जब प्राइस में इम्बैलेंस आएगा, मीन्स क्या है कि यहाँ पे स्मार्ट ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। मतलब जब प्राइस में इम्बैलेंस आएगा सप्लाई या डिमांड जोन के बीच में, तो यहाँ पे क्या होता है, स्मार्ट मनी क्या करेगी, एंट्री करेगी और उसकी वजह से क्या आएगा, ब्रेकआउट आएगा या तो ब्रेक डाउन आएगा, जो रेंज है उसका। ओके। मीन्स जब मार्केट ने कंसोलिडेशन किया एंड इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, मतलब इस रेंज को ब्रेक किया डाउन साइड में, तब वापस जब मार्केट इसको रिटेस्ट करने जाएगा तो इस रिटेस्ट पे हम क्या करेंगे, अपना सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं। या यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है सेल ऑर्डर प्लेस करने के लिए इस सप्लाई जोन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर्स कर चुके हैं और स्मार्ट मनी क्या कर चुके हैं, यहाँ पे एंट्री, और प्राइस पहले से स्मार्ट मनी एंट्री किया जिसकी वजह से सप्लाई जोन क्रिएट हुआ और यहाँ पे इस रेंज का शार्पली ब्रेक डाउन हुआ, डाउन के साइड। इस वजह से जब मार्केट दोबारा रीटेस्ट करने आएगा तो इस रीटेस्ट पे हम क्या करेंगे, डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे, डाउन के लिए। ओके। इस पूरे चार्ट पैटर्न्स को हम समझेंगे 4 पार्ट्स में। ओके। इसमें पहला क्या होता है, पहले मार्केट क्या किया, पहले मार्केट ने क्या किया, एक रेंज बनाया, देन इनिशिएशन किया, थर्ड मिटिगेट किया, मतलब वापस उसी रेंज पे मिटिगेट करने आया, देन वापस प्राइस में क्या, कंटिन्यूशन आया डाउन साइड के लिए। मीन्स ये पूरा जो चार्ट पैटर्न है हमारा 4 पार्ट में बना हुआ है। पहले क्या है, रेंज, देन इनिशिएशन, मिटिगेशन एंड देन कंटिन्यूएशन। ओके। फर्स्ट ऑफ सप्लाई जोन देखते हैं। सप्लाई जोन क्या है, जब मार्केट क्या होगा, सप्लाई जोन कब क्रिएट होता है, जब मार्केट क्या करेगा, एग्रेसिवली इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करेगा डाउन साइड के लिए, तो हमारा क्या होगा, सप्लाई जोन क्रिएट होगा। ठीक है। अब फिर जब उस डाउन साइड ब्रेक किया उसके बाद जब मार्केट वापस रिटेस्ट करने के लिए अप आएगा, इस रिटेस्ट पॉइंट पे हमारे पास कंफर्मेशन रहेगा कि ये सप्लाई जोन क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर्स कर चुके हैं हमारे एंट्री के लिए। तो मार्केट क्या किया, मतलब जब वापस प्राइस इसी कंसोलिडेशन पे अप आया, तो ये जो मिटिगेशन हुआ यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे डाउन साइड के लिए, और इसी पॉइंट के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख के डाउन के लिए हम सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे। ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा सप्लाई जोन हो जाता है। देन इसी तरह हमारा क्या होता है, डिमांड जोन। डिमांड जोन मतलब प्राइस क्या कर रहा है, पहले कंसोलिडेशन कर रहा है, इस कंसोलिडेशन के बाद जब प्राइस क्या कर रहा है, एग्रेसिवली ब्रेक कर रहा है अपसाइड, इस कंसोलिडेशन का, पूरे कंसोलिडेशन को जब एग्रेसिवली अपसाइड ब्रेक कर रहा है तो ये हमारा क्या बनता है, डिमांड जोन। ओके। जैसे ये प्राइस यहाँ से देखो अब ब्रेक किया, ठीक, इस ब्रेक के बाद जब प्राइस नीचे आ रहा है रीटेस्ट करने के लिए, और इस रीटेस्ट पे हम क्या करेंगे, बाई साइड ऑर्डर प्लेस करेंगे अपना, स्टॉप लॉस इसी के नीचे लगाकर। क्यों? क्योंकि हमें पहले से पता है यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, प्राइस ने अब ब्रेक किया, फिर वापस उसी को रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। ये जो ब्रेक होता है ये याद रखना, ये क्या होता है, बहुत ही फास्ट मूव रहता है। मतलब
स्मार्ट मनी एंटर्स होते हैं मतलब पैसा ज़्यादा मार्केट में लगता है, इस वजह से मूव क्या आता है, बहुत ही तेजी से मूव आएगा अप साइड या तो डाउन साइड। अब नेक्स्ट आता है कि हम कैसे इस सप्लाई जोन या डिमांड जोन को मार्क कर पाएंगे या समझ पाएंगे, कहाँ पे स्पॉट कर पाएंगे इस सप्लाई या डिमांड जोन को। तो हम क्या करेंगे, हम प्राइस में क्या खोजेंगे, इम्बैलेंस। मीन्स प्राइस में जहाँ हमें इम्बैलेंस मिलेगा वहां पे हम अपना सप्लाई या डिमांड जोन मार्क करने का ट्राई करेंगे। तो आगे हम समझते हैं कैसे सप्लाई या डिमांड जोन को मार्क कर सकते हैं, स्पॉट कर सकते हैं मार्केट में। सप्लाई या डिमांड जोन मार्क करने के लिए हमें सबसे पहले क्या खोजना होगा मार्केट में, कि प्राइस में इम्बैलेंस कहाँ से आ रहा है, मतलब प्राइस बैलेंस जोन से इम्बैलेंस जोन में कहाँ पे जा रहा है। जहाँ पे हमें ये मिलेगा वहां पे हम क्या करेंगे, अपना सप्लाई या डिमांड जोन मार्क करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हम प्राइस में क्या करने वाले हैं, 4 पैटर्न्स खोजने वाले हैं सप्लाई डिमांड जोन मार्क करने का। फर्स्ट पैटर्न हमारा ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, तो इस 4 पैटर्न को हम खोजने वाले हैं सप्लाई जोन या डिमांड जोन को मार्क करने के लिए। देखो, प्राइस ने पहले क्या किया, डाउन साइड आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। देन जब इस कंसोलिडेशन को वापस प्राइस ने ब्रेक किया डाउन साइड के लिए, तो ये हमारा क्या बन गया, सप्लाई जोन। मींस वाइल स्पॉटिंग सप्लाई जोन, स्पॉट प्राइस मूविंग डाउन। मतलब अगर हमें सप्लाई जोन को स्पॉट करना है तो हमको क्या स्पॉट करना होगा, प्राइस कहाँ से डाउन मूव कर रहा है। ठीक है, इस डाउन मूव करने के बाद फर्दर दोबारा वो डाउन के लिए मूव कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सप्लाई जोन बन जाएगा। ये कंसोलिडेशन क्यों, जस्ट लाइक अ कार, मतलब इसको एक कार समझो कि अगर आपको कार मूव करना है तो आप लगातार कार को चला नहीं सकते हो, आपको फ्यूल लगेगा। तो आपको कार कुछ टाइम चली, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको जाकर फ्यूल भरवाना पड़ेगा। देन वापस कार रन करेगी, मतलब कार क्या होगी, लगातार सेम नहीं चल सकती कि आपने फ्यूल भर दिया तो कार चलती जा रही है, ब्रेक रुक नहीं रही गई। उसी तरह सेम ये प्राइस है, प्राइस नीचे आ रहा है बट उसको और सेल चाहिए, तो क्या करेगा, कुछ टाइम कंसोलिडेशन करेगा और वापस उसको सेल ऑर्डर वहां से अगर और मिले तो वो वापस क्या करेगा, डाउन साइड के लिए मूव करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट पैटर्न जैसे इसमें हम देखते हैं, पहला क्या हुआ, प्राइस ने डाउन मूव किया, कंसोलिडेट किया, वापस फिर डाउन गया। देन अब क्या कर रहा है, प्राइस पहले अप किया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर डाउन मूव किया। ठीक, इस प्राइस में क्या हुआ कि मार्केट पहले क्या करता है, प्राइस में क्या किया, पहले अप गया, फिर कंसोलिडेशन किया, रेंज बनाया, फिर उस रेंज को डाउन साइड ही ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रेंज हमारा नेक्स्ट सप्लाई जोन बनेगा। नेक्स्ट सप्लाई जोन कौन सा बनेगा, हमारा ये कंसोलिडेशन पूरा। मीन्स जब प्राइस दोबारा ऊपर आएगी इसको रिटेस्ट करने, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे। सेम इसी तरह हम डिमांड जोन के लिए देखेंगे। आप जैसे डिमांड जोन हमारा क्या होगा कि प्राइस क्या कर रहा है, पहले अप आया, कंसोलिडेशन किया, इस कंसोलिडेशन के बाद जब प्राइस दोबारा अप जाएगी तो हमारा क्या बनेगा, डिमांड जोन। सेम प्राइस ऊपर जा रहा था, कंसोलिडेट किया और बाइंग ऑर्डर यहाँ से मिली, फिर प्राइस क्या किया, अप गया। तो अब हमारा नेक्स्ट सप्लाई जोन क्या बनेगा, ये कंसोलिडेशन। ओके, ये सॉरी, अब हमारा नेक्स्ट डिमांड जोन क्या बनेगा, ये कंसोलिडेशन। ठीक, ये हमारा क्या होगा, नेक्स्ट डिमांड जोन। देन सेम, सेकेंड प्राइस डाउन साइड मूव कर रहा था, कंसोलिडेट किया, फिर अप गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये नेक्स्ट डिमांड जोन हमारा ये कंसोलिडेशन बन गया। क्यों, प्राइस डाउन साइड मूव कर रहा था, एक जगह पे रुका रुका, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग ऑर्डर ज्यादा मिली और प्राइस अप मूव हो गया, और स्मार्ट मनी किस साइड के लिए एंटर की है, अप साइड के लिए। जोन ड्रॉ करने का दो पॉपुलर मेथड है। कौन सा, पहला है रेंज मेथड, सेकंड है पिवट मेथड। ओके, मतलब हमें जोन ड्रॉ करना है तो हमारे पास दो मेथड है, रेंज या पिवट। तो सबसे पहले हम रेंज मेथड देखेंगे। ओके, तो हम क्या देखेंगे, इस चार्ट में हम इस चार्ट पैटर्न को हम देखते हैं। तो इस चार्ट में क्या कर रहा है, प्राइस अप जा रहा है, फिर अब जाके एक जगह प्राइस रुक गया और उसी जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है इसी रेंज में। तो ये पूरा रेंज हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा इंटायर कंसोलिडेशन है। ठीक है, इस कंसोलिडेशन को प्राइस ने किस साइड ब्रेक किया, डाउन साइड। ओके, तो अब हम क्या खोजेंगे, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट खोजेंगे जहां पे प्राइस क्या कर रहा था, एक ही जगह पे मूव कर रहा था और एक ही जगह पे मूव करते जा रहा था, रेंज बना रहा था। तो नेक्स्ट हमारा सप्लाई जोन क्या बनेगा, ये। ठीक, अब सप्लाई जोन को मार्क करने का सबसे अच्छा मेथड है कि सप्लाई जोन की जो बॉक्स है, मतलब ये जो विक है पूरी, इसके हाईएस्ट विक से लेके लोएस्ट विक तक, इस पूरे बॉक्स को हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे, एक बॉक्स बना देंगे पूरे इसको। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सप्लाई जोन। मतलब हमें क्या ड्रॉ करना होगा,
कहाँ से? फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंसोलिडेशन। ठीक, इस कंसोलिडेशन का हमें हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक मार्क करना होगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? सप्लाई जोन। फिर इसी बॉक्स को हम फर्दर आगे और मूव कर देंगे और इस पूरे कंसोलिडेशन को मार्क कर देंगे। ओके, तो जैसे आगे हम देखते हैं कि प्राइस क्या कर रहा है, डाउन यहाँ से मूव किया, मतलब इस सप्लाई जोन से एग्रेसिवली मूव आया डाउन साइड के लिए। इस डाउन साइड के मूव के आने के बाद हम क्या करेंगे, अब वेट करने वाले हैं हम किस चीज़ का, कि पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे जो इंटायर कंसोलिडेशन है, ये हमारा जो सप्लाई जोन है, इसको हम फर्दर और आगे मार्क करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से ये पूरा एरिया मार्क करते हैं जो हमारा सप्लाई जोन है। फिर हम वेट करेंगे प्राइस क्या करे, वापस आए इस पर रिटेस्ट करने के लिए, और रिटेस्ट करके फिर डाउन साइड मूव दे। ठीक, तो हमारा सप्लाई जोन क्या बना ये, और यहाँ से क्या हो, सप्लाई जोन में एग्रेसिवली मूव आया डाउन साइड के लिए। इस एग्रेसिव मूव के बाद हमारा वेट क्या रहेगा, वापस इस जगह पे रिटेस्ट करने आए, इस रेंज मेथड में, जो हमारा रेंज मेथड है, इस सप्लाई जोन को रिटेस्ट करने आए। इस इस रिटेस्ट पे हम डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे अपना। ओके, अब इसी चार्ट में हम आगे और देखते हैं कि आगे और कौन कौन सा सप्लाई या डिमांड जोन बना है। थोड़ा सा पहले इस पे हम देखते हैं, फिर हम रियल चार्ट पे जाएंगे और लाइव ट्रेड करके दिखाएंगे। लाइव चार्ट पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे सप्लाई या डिमांड जोन मूव बन रहा है और कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। अब जैसे अगर हम फर्दर इस चार्ट को देखें तो प्राइस क्या कर रहा है, एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, प्राइस लगातार अप ट्रेंड में, प्राइस में अप ट्रेंड ही चल रहा है। तो अब हमें देखना है नेक्स्ट कंसोलिडेशन कहाँ पे हो रहा है मार्केट में। तो नेक्स्ट कंसोलिडेशन हमारा कहाँ पे, इस जगह पे हो रहा है। मतलब यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट किया फिर अप गया। तो हमारा नेक्स्ट डिमांड जोन क्या बनेगा, ये कंसोलिडेशन हाई विक से लोअर विक तक हम मार्क करेंगे इस पूरे कंसोलिडेशन को। ओके, तो हम क्या किए, इस हाई विक से लोअर विक तक पूरे इस कंसोलिडेशन को मार्क किए। देन इस पूरे कंसोलिडेशन का जो हमारा डिमांड है, इसको हम फर्दर आगे और बढ़ाएंगे। फिर हम क्या वेट करेंगे, प्राइस अप जाए, डाउन आके इसका रिटेस्ट करे, इस रिटेस्ट पे हम बाइंग साइड का ऑर्डर लेंगे। देखो प्राइस क्या किया, अप गया, फिर यहाँ से क्या हुआ, डाउन मूव आया, और जैसे इस रेंज पे टच हुआ, इस डिमांड जोन पे प्राइस टच हुआ, यहाँ से वापस फर्दर और अप के लिए मूव आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है डिमांड जोन। ओके, अब जैसे इस प्राइस में और आगे अगर फर्दर हम देखें तो प्राइस में क्या किया, अब मूव गया, अप गया, फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस एक कंसोलिडेशन अप कर रहा है। देखो ये चार्ट बहुत सिंपली मैंने समझाने के लिए बनाया है, तो इसमें हम बस अभी के हिसाब से क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। ठीक है, और अगर इसको और अच्छे समझना है तो हमें लाइव चार्ट में देखना पड़ेगा। तो आगे बने रहो, जिससे हम लाइव चार्ट में जब इसका टेस्ट करें और इसको जब मैं समझाऊं तो आप लोग देखते रहो उसको, और उसी में आपको रियल में समझ में आएगा प्राइस में हो क्या रहा है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे एरिया को मार्क करेंगे, इस पूरे कंसोलिडेशन को, और वेट करेंगे प्राइस डाउन जाके वापस इसका रिटेस्ट करने आए, फिर डाउन के लिए मूव लें। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन किया, इस कंसोलिडेशन को ब्रेक किया डाउन साइड, देन वापस रिटेस्ट करने आया, यहाँ पे रिटेस्ट करके प्राइस क्या हुआ, वापस फर्दर डाउन गया, बट सेलिंग ज्यादा ना मिलने के लिए प्राइस क्या हुआ, वापस ऊपर आया, सेम कंसोलिडेशन किया डाउन साइड के लिए, और इस कंसोलिडेशन के बाद डाउन साइड मूव किया। देन हम क्या करेंगे, फिर से यही सेम चीज ट्राई करेंगे, प्राइस अप है तो हम यहाँ से क्या करें, सेल ऑर्डर प्लेस करें। ओके, अब इसके बाद मेन पॉइंट आता है कि सप्लाई या डिमांड जोन तो हर जगह बन रहा है। जैसे ये हमारा डिमांड जोन बना, तो नेक्स्ट डिमांड जोन हमारा ये भी तो बन रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस कंसोलिडेट किया, तो नेक्स्ट डिमांड जोन हमारा ये है, प्राइस ने सेम चीज किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, अप गया, वापस आया, इसी डिमांड जोन का रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके प्राइस और ऊपर चला गया। तो आपको डिमांड जोन या सप्लाई जोन तो अब हर जगह दिख रहा है, पर कौन सा डिमांड जोन या सप्लाई जोन हमारे लिए वैलिड है, और किस या डिमांड जोन सप्लाई जोन से मूव आने के फर्दर चांस है, और हाई प्रोबेबिलिटी जोन कौन कौन से हैं उसको कैसे हम पता करेंगे। तो नेक्स्ट बनेगा, नेक्स्ट हम समझेंगे क्या, कि कौन से जोन डिमांड जोन या सप्लाई जोन हाई प्रोबेबिलिटी जोन होते हैं, और हम चार्ट में किस पैटर्न को समझ के और किस पैटर्न पे अपने ट्रेड्स या सप्लाई या डिमांड जोन मार्क करने वाले हैं। उससे पहले हम ये समझने वाले थे, हमारा दो मेथड होता है इस सप्लाई डिमांड जोन को मार्क करने का। पहला कौन सा है, रेंज मेथड, सेकंड पिवट मेथड। अब पिवट मेथड क्या होता है, पिवट मेथड मतलब कि प्राइस को हम क्या करेंगे, इस रेंज को हम और क्या करेंगे,
प्यूरिफाई करेंगे, मतलब इतने बड़े रेंज पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए इस रेंज को हम क्या करेंगे और प्यूरिफाई करेंगे फर्दर के लिए, जिससे हमें क्या हो, आसानी हो ट्रेड लेने में और ट्रेड प्लान करने में। जैसे कि देखो ये हमारा क्या था, ये हमारा सप्लाई जोन था जहां से हमने ट्रेड का प्लान किया था, वापस जब प्राइस अप आएगा ट्रेड का प्लान करना, बट इतने बड़े रेंज से ट्रेड लेने का पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम वेट करने वाले हैं पिवट कैंडल का, मतलब प्राइस में पिवट कैंडल कहाँ बनी है, जहां से शार्पली डाउन साइड के लिए मूव आया है। तो हमारा पिवट कैंडल कहाँ पे बना है, हम पहले ये मार्क करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पूरे इस रेंज को मार्क करते हैं सप्लाई जोन को, देन अपना एक पिवट कैंडल देखते हैं। ये हमारा क्या है, पिवट कैंडल है, इस पे क्या हुआ प्राइस, इसके हाई से लो तक हम इस पूरे कैंडल को मार्क करेंगे। फिर वेट करेंगे प्राइस अप है इसी लेवल पे और यहाँ से प्राइस हमें रिटेस्ट दे। तो इससे क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और स्टॉप लॉस हमारा क्या एकदम मिनिमाइज हो जाएगा, और हमारी रेंज या हमारी एंट्री क्या हो जाएगी और प्यूरिफाई हो जाएगी, और मूव आने की चांसेस यहाँ से और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप रेंज मेथड इस्तेमाल करते हो तो आपको इस पूरे इंटायर कंसोलिडेशन को मार्क करना पड़ेगा, इस पूरे सप्लाई जोन को, और इस सप्लाई जोन के टेस्ट करते ही आपको लेना पड़ेगा डाउन साइड ट्रेड। बट अगर आप सिर्फ पिवट मेथड को मार्क करते हो तो पिवट मेथड में क्या होगा कि आपको एक कैंडल पे आपकी पूरी, ये पूरी सप्लाई जोन आप एक कैंडल में शिफ्ट कर दोगे, और जब प्राइस इस कैंडल पे आएगा तो यहाँ से मूव आने के चांसेस और हायर बढ़ जाते हैं। देखो, अगर इस पूरे हम सप्लाई जोन को मार्क कर रहे हैं तो हमें सेल ऑर्डर यहाँ से प्लेस करना पड़ेगा, और हमारा स्टॉप लॉस इस रेंज के ऊपर बैठेगा, तो हमारा रेंज स्टॉप लॉस का बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, पिवट मेथड यूज करते हैं अपने रेंज को, डिमांड या सप्लाई जोन को और प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं कि हम हाई प्रोबेबिलिटी जोन कौन कौन से हैं, मतलब हमारे कौन से जोन हाई प्रोबेबिलिटी के, और किस जोन से पे हम मार्क करने वाले हैं अपने सप्लाई या डिमांड जोन को। मीन सारे चार्ट पैटर्न्स को हम मार्क नहीं करने वाले, हम अपने एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन को मार्क करेंगे जहाँ से मूव आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं और यहाँ से प्राइस में रिवर्सल बहुत ज्यादा आता है। तो मेक श्योर करो आप वीडियो को आगे देखते रहो, क्योंकि सप्लाई या डिमांड जोन मार्केट का सबसे ज्यादा पावरफुल स्ट्रेटेजी है, पावरफुल सेटअप है, कोई भी ट्रेडर या कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको बताना नहीं चाहेगा फ्री में। ठीक है, सब जोन इक्वल नहीं होते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी सप्लाई एंड डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना जरूरी है, मतलब जितने भी जोन है आपको सारे जोन इक्वल नहीं होते हैं, तो इसीलिए हमें हाई प्रोबेबिलिटी का सप्लाई या डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो क्या है इसमें, क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर फॉर अ जोन टू बी कंसिडर हाई प्रोबेबिलिटी इंस्टीट्यूशन सप्लाई एंड डिमांड जोन इट हैज टू मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, मतलब अगर हमें हाई प्रोबेबिलिटी सप्लाई डिमांड जोन मार्क करना है तो हमें इस रिक्वायरमेंट को देखना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। तो हम सिर्फ 3 स्ट्रक्चर पे बात करने वाले हैं, और 3 ही स्ट्रक्चर पे अपने सारे सप्लाई या डिमांड जोन को मार्क करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट हम देखें तो इस, ये हमारा एक चार्ट पैटर्न है, इसमें क्या हुआ, प्राइस अप गया, डाउन गया, फिर अप गया। तो ये हमारा क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इस प्राइस का। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जब प्राइस वापस से इसी डिमांड जोन पे टेस्ट करती है तो इस डिमांड जोन पे हम क्या करेंगे, फर्दर अप के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप क्या हो गया, प्राइस क्या हुआ, पहले अप गया, अपना एक हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, मतलब प्राइस फर्दर अप जा रही है, तो वापस जब अपने से हायर लो को रिटेस्ट करने आएगा तो जहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर रहेंगे वो भी लग जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा ये डिमांड जोन क्या हो जाएगा, और वैलिड और पावरफुल बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से पहले से एक हायर लो बना हुआ है और प्राइस इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे चुका है। मीन्स प्राइस में बाइंग तो है, बट क्या कर रहा है, और जो पेंडिंग ऑर्डर बचे थे उसको लेने के लिए प्राइस क्या कर रहा है, डाउन आ रहा है, और इस डिमांड जोन पर हमारा क्या होगा, ट्रेड प्लान होगा। नेक्स्ट हमारा है कि प्राइस क्या हुआ, सेम प्राइस पहले डाउन आया, अपना लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बना के वापस जब प्राइस अपने लोअर हाई को टेस्ट करने आएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सप्लाई जोन से डाउन के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस जब लोअर लो बनाया और वापस से लोअर हाई बनाया तो अपने इस लोअर लो को ब्रेक कर दिया। मीन्स प्राइस, मीन्स इस लोअर लो को ब्रेक करने के लिए प्राइस में क्या चाहिए, और ज्यादा बियरिश चाहिए, क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बाइंग बन चुकी होगी, यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुका हो, तो इस सपोर्ट को बनने के लिए यहाँ पे क्या होगा, जब बैंक इंस्टीट्यूट यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ये जोन और वैलिड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम
देखते हैं जो हमारा थर्ड चार्ट पैटर्न है वो क्या है कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, मतलब प्राइस डाउन साइड से अप साइड के लिए चेंज हो रही है। इस चार्ट पैटर्न में क्या हो रहा है, प्राइस पहले डाउन साइड आती है, यहाँ से लोअर लो बनाया और अपना ये लोअर हाई बनाया। तो जब प्राइस अपना लोअर लो के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड के लिए लेती है तो अब वापस आती है रिटर्न अपने सप्लाई जोन पे। यहाँ पे हम ट्रेड अगर प्लान करते हैं तो वापस क्या कर रहा है मार्केट, सप्लाई जोन से गिरा तो बट ज्यादा डाउन ना जाके प्राइस क्या करता है, रिवर्सल लेके अप चला जाता है और अपने लोअर हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देता है। इस लोअर हाई के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की वजह से प्राइस क्या करेगा, डाउन आएगा और इस डिमांड जोन से हम क्या करेंगे, बाइंग ऑर्डर प्लेस करेंगे अपसाइड के लिए। मींस अगर कहीं पे बहुत बड़ा सपोर्ट है तो सपोर्ट में हम क्या वेट करेंगे, प्राइस आए, अगर वो मूव कर रही है डाउन साइड में तो अपना एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे, उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद वापस उस एरिया को रिटेस्ट करें, इस रिटेस्ट में हम क्या करेंगे, बाइंग ऑर्डर प्लेस करेंगे। ओके, तो आई होप आपको सप्लाई या डिमांड जोन का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया हो और आप पूरे थ्योरी की चीज़ों को समझ लिए। अब थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं होता, थ्योरी तो हमने समझ लिया, बट इसको प्रैक्टिकली मार्केट में कैसे वैलिड होता है और प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और कैसे मैं ट्रेड करता हूँ अपने जोन्स या अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स या सप्लाई जोन या डिमांड जोन को, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब हम इसको ट्रेडिंग व्यू पे सारे स्पॉट करके दिखाते हैं, सप्लाई या डिमांड जोन सब कुछ। ठीक, और बिटकॉइन का चार्ट हमने ओपन किया है। मैं आपको अपनी सारी सेटिंग्स और कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, अपने ट्रेड को कैसे प्लान करता हूँ या किस सेटअप पे या मेरी क्या सप्लाई या डिमांड जोन को लेके खुद की सेटअप है, वो आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। और मेक श्योर करो इस वीडियो के पार्ट को आप पूरा देखो, अच्छे से देखो, क्योंकि इससे आपकी पूरी ट्रेडिंग करियर एक बार में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अगर अभी हम बिटकॉइन का चार्ट देखें, मैंने अभी कुछ इरेज नहीं किया, जैसे मेरा चार्ट था मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूँ। अगर अभी हम बिटकॉइन का चार्ट देखें तो मार्केट ने क्या किया, रेंज किया, रेंज करने के बाद अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। देखो मार्केट क्या किया, लो, हायर लो और हायर हाई बनाते हुए मार्केट अब आ रहा था। ठीक है, अप ट्रेंड में मार्केट, इस अप ट्रेंड के बाद मार्केट ने क्या किया, अपना कंसोलिडेट किया। इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में एक शार्प बाइंग आई अप के लिए और अपना स्ट्रक्चर को क्या किया, मार्केट ने ब्रेक किया। मार्केट में स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुका तो हमें पहला टिक मिल चुका है। सेकंड, एक शार्प बाइंग आई है इस कंसोलिडेशन से, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को मार्क करेंगे। ये हमारा पिवट एरिया है डिमांड जोन के लिए। ठीक, इस पिवट एरिया को हमने मार्क किया। जब प्राइस वापस डाउन आया इस एरिया पे तो प्राइस देखो क्या किया, डाउन आते ही एक शार्प बाइंग आई वापस इस एरिया पे अपसाइड के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं तो हम सिंपल सा अपना बाइंग इस पे एग्जीक्यूट करते अपसाइड के लिए, और अपना जो स्टॉप लॉस रहता है वो जस्ट इस पिवट एरिया के नीचे रख देते हैं। देखो, अब बाइंग रखें, लेकिन अब मेन बात कहाँ पे आता है कि हमने बाइंग तो किया, बट हमारा नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक होगा, कि हम टारगेट कहाँ तक करने वाले हैं। तो आप टारगेट अगले सप्लाई जोन तक कर सकते हो, अगर आप डिमांड जोन से बाई कर रहे हो तो अगला जो सप्लाई जोन बनेगा वहां तक का आप टारगेट रख सकते हो। मीन्स आपका टारगेट कहाँ तक बनता है, इस पॉइंट तक, बस ये आपका नेक्स्ट टारगेट बनता है। अब ये क्यों नेक्स्ट टारगेट बनता है हमारा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, इस एरिया पे हमारा बन रहा है सप्लाई जोन। तो इस सप्लाई जोन की वजह से हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम अपना टारगेट यहाँ तक ही बुक करेंगे, मतलब सप्लाई जोन को टच करने से कुछ टाइम पहले हम अपना टारगेट बुक कर लेंगे। तो आप चाहो तो इस पे अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो इस पे अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हो और ये आपका ट्रेड यहाँ तक का बुक हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं मार्केट क्या किया, कंसोलिडेट किया, वापस से कंसोलिडेशन किया सप्लाई जोन से, फिर इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया अपसाइड के लिए। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देने के बाद यहाँ पे हमारा क्या बना, ये हमारा बन गया नेक्स्ट सप्लाई जोन, ये कैंडल, सॉरी नेक्स्ट डिमांड जोन, ये कैंडल। ठीक, फिर मार्केट क्या किया, अब जाके कंसोलिडेट किया और वापस क्या हुआ, एक डाउन ट्रेंड में चेंज हो गया। अभी हाँ, अभी हमने ये जो अपना तीसरा वाला सेटअप देखा था, हमने थ्री सेटअप के बारे में बात किया था, जो तो हमारा थर्ड सेटअप था उसके बारे में हम बात करेंगे। सेम वही सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो अभी इस मैं एक बार गोल्ड का चार्ट ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ लाइव ही। देखो, प्राइस अभी चल रही है अब के लिए, यहाँ से एक शार्प सेलिंग प्राइस में आया है। प्राइस अपना हाई एंड हायर लो बनाते हुए अप ट्रेंड में है गोल्ड की प्राइस।
गोल्ड में सेम हुआ, देखो मार्केट क्या किया, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के बाद प्राइस अप गया, रिटेस्ट करने के लिए डाउन वापस से आया, इसी एरिया पे रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद ही प्राइस क्या वो अप से अप साइड में, या अप ट्रेंड में चेंज हो गया। तो सेम आप यहाँ पे भी यही करते, अपना ऑर्डर प्लेस करते अप साइड के लिए। हमारा नेक्स्ट जोन है ये, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस करते, जस्ट बस सिंपल। हमारी नेक्स्ट बाइंग यहाँ से रहती, अपने कहाँ पे, इस सप्लाई जोन के नीचे हमारा ये स्टॉप लॉस रहता, और सॉरी इस डिमांड जोन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहता, और इस सप्लाई जोन के पहले हमारा क्या रहता, बुकिंग रहता प्रॉफिट की। ये ट्रेड था। अब इसमें क्या होता है, मार्केट क्या करता है, काफी देर तक कंसोलिडेट नहीं करता है, बहुत कम टाइम रहता है कि प्राइस सप्लाई या डिमांड जोन को रिटेस्ट करके बहुत देर तक कंसोलिडेट करे। ज्यादातर गोल्ड या बिटकॉइन इसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं एक बार में ही। ठीक है। नेक्स्ट एक ये देख लेते हैं, यहाँ पे शार्प सेलिंग क्यों आया। तो मैं आपको इस सेटअप का एक पावरफुल दिखाने वाला हूँ कि ये कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो अभी डेट क्या चल रहा है, 23, ठीक है। और जो हम चार्ट देख रहे हैं, ये डेट है 8 मई का, मतलब आज चल रहा है 23 मई, और ये 8 मई का सेट चार्ट है। इस 8 मई के चार्ट पर मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर एक सप्लाई जोन बनाया था। मार्केट क्या किया, ये पूरा कंसोलिडेट किया, इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट क्या किया, एक सप्लाई जोन बनाया। तो हमारा रेंज तो ये बनता है, रेंज मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारा पूरा सप्लाई जोन को क्या बनेगा ये, बट हम यूज कर रहे हैं पिवट मेथड। तो हमारा सप्लाई जोन क्या बना, ये छोटा सा बस ये एरिया, ये हमारा क्या बन गया, सप्लाई जोन। अब प्राइस क्या किया, देखो रेंज मेथड के हिसाब से प्राइस ने इसको रिटेस्ट भी नहीं किया है। अब यहाँ पे ये इतना वैलिड क्यों है, क्योंकि प्राइस अभी तक इस एरिया को दोबारा रिटेस्ट करने नहीं आई है। इस वजह से ये एरिया हमारा क्या है, बहुत पावरफुल है, और जब तक प्राइस एक बार भी इसको रिटेस्ट ना करे, तब तक ये हमारा एरिया वैलिड रहता है। तो ये एरिया वैलिड रहा 8 मई से, और आज 23 मई को जाके इसने अपना, जब प्राइस दोबारा वापस यहाँ पे आया तो प्राइस में एक शार्प सेलिंग आया है इसी एरिया से। तो अगर हम इस एरिया से भी अगर अपना ट्रेड प्लान करते, तब भी नेक्स्ट जो हमारा डिमांड जोन है उसके पहले हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता। अगर आप इस एरिया से भी ट्रेड कर रहे हो तो तुरंत ही जैसे ही आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपका प्रॉफिट क्या होता, बुक हो जाता नेक्स्ट डिमांड जोन से पहले। क्यों, यहाँ पे हम ऑर्डर बुक करते हैं क्योंकि ये हमारा क्या था, डिमांड जोन था। ये पूरा हमारा डिमांड जोन था, इस डिमांड जोन से पहले हम क्या करते, अपना ऑर्डर बुक कर लेते। ओके। तो अब मैं इस पूरे चार्ट को क्लियर कर रहा हूँ, और स्टार्टिंग से बताता हूँ एक एक पॉइंट से कैसे कैसे आपको चार्ट मार्क करना है, या कैसे कैसे आपको पूरा सेटअप समझना है। ठीक है। रिमूव कर दिए, और बस अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके रखा है, बाकी सारे ड्राइंग मैंने डिलीट कर दिए। ठीक है। तो अब मैं आपको समझाते चलता हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ों को मार्क करना है, और क्या क्या चीज़ें हमें देखते हुए चलना है। तो फर्स्ट चीज हम क्या मार्क करेंगे, क्या देखेंगे, उसको हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट पे आते क्या करेंगे, हम अपना हायर टाइम फ्रेम में चार्ट को देखेंगे, चार्ट का डायरेक्शन क्या है। तो फर्स्ट हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे और चार्ट का पैटर्न जानने का ट्राई करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में प्राइस क्या चल रहा है गोल्ड का, बुलिस। ओके, डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिखता है कि चार्ट गोल्ड का प्राइस क्या है, बुलिस है। एक सेकंड। ओके। तो हमें डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, चार्ट गोल्ड का बुलिश डायरेक्शन में चार्ट दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले गोल्ड के चार्ट को मार्क कर लेंगे। तो ये हमने पूरे गोल्ड के चार्ट को मार्क कर लिया। अब हम इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे, और 4 आवर के टाइम फ्रेम में जो हम शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या दिखता है, मार्केट अभी भी किस डायरेक्शन में, बुलिश डायरेक्शन में है। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम क्या करेंगे, अपना डिमांड जोन को मार्क करने का ट्राई करेंगे। तो देखो मार्केट क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, अप ट्रेंड में था, तो क्या कर रहा है, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई एंड हायर लो,
हायर हाई एंड हायर लो, ठीक है। और अभी इसे आपने हायर हाई को नहीं ब्रेक किया है, हायर लो को ब्रेक किया है, बट प्राइस वापस से अपने सपोर्ट एरिया को टेस्ट करके ऊपर ही जा रही है। तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट हायर हाई बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे अपने नेक्स्ट हायर हाई को। ओके, तो इस नेक्स्ट हायर हाई को हम मार्क करेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है यहाँ पे। और फिर मार्केट क्या किया है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो इस पूरे कंसोलिडेशन को हम मार्क करेंगे। हम अपने इस पूरे कंसोलिडेशन को मार्क करेंगे। और ये क्या है, हमारा रेंज मेथड है। तो ये पूरा हमारा कंसोलिडेशन हो गया, पूरा हमारा रेंज ही हो गया डिमांड जोन का, ठीक है। इसके बाद हम पिवट मेथड से मैं पर्सनली पिवट मेथड यूज करता हूँ और कोई मेथड नहीं यूज करता हूँ, ठीक है। मेरा सारा ट्रेड लगभग पिवट मेथड पे ही रहता है, क्योंकि पिवट मेथड पे हमें क्या मिलता है, ट्रेड तो कम मिलता है, बट जो भी ट्रेड मिलता है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट और बहुत ज्यादा इफेक्टिव ट्रेड मिलता है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, पिवट मेथड, ठीक है। और एक सेकंड में इसको चेंज कर दूं 4 आवर में। तो ये 4 आवर का हमें क्या मिल गया, ये 4 आवर का हमें मिल गया हमारा डिमांड एरिया 4 आवर का। तो ये हमारा है डिमांड एरिया 4 आवर का, ठीक। डिमांड पिवट एरिया 4 आवर का हमने मार्क कैसे किया, ये मैं दिखा दूं। देखो, ये जो हमारा कैंडल है, पिवट कैंडल है, जिसके बाद मार्केट में एक शार्प बाइंग आई है। तो इस पिवट कैंडल के हायर से लेके लोअर तक पूरे विक को हमने मार्क किया है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक डिमांड एरिया, पूरा एरिया तो ये है। मार्केट क्या कर सकता है कि मार्केट क्या करे, इसी एरिया को टेस्ट करके मार्केट ऊपर चला जाए, मार्केट ये भी कर सकता है। बट इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं ले सकते ना, हम ये तो स्टॉप लॉस लगाएंगे नहीं। अगर कोई इतना स्टॉप लॉस आपको दे रहा है तो समझो पहली बात तो उसको ट्रेडिंग नहीं आती। मार्केट में इतना बड़ा स्टॉप लॉस अभी के लिए लेना हमारे अकाउंट साइज पे वैल्यू नहीं करता है। तो इस स्टॉप लॉस को हम ले नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, पिवट एरिया मार्क करके चलेंगे, क्योंकि जिससे हमें ट्रेड जो मिले वो एक्यूरेट मिले और काफी इफेक्टिव मिले, ठीक है। और एक चीज का बस ध्यान रखो आप लोग कि देखो, अगर एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि अगर प्राइस क्या कर रहा है, अ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि प्राइस अगर एक बार एक किसी एरिया को टेस्ट कर दिया, मतलब जैसे ये हमारा डिमांड एरिया है 4 आवर का, प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट दे दिया एक बार, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस एरिया पे जब प्राइस दोबारा आएगा तो इसमें हम ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। ओके, मतलब अगर एक बार ये एरिया टेस्ट हो गया तो इस पे हम दोबारा प्राइस आने पे अपना ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। क्यों, क्योंकि एक बार प्राइस में आके यहाँ पे बाइंग हो चुका है। जैसे पहला जो फर्स्ट बाइंग है, वो बाइंग किसकी है, वो है हमारे यहाँ पे जो पहली बाइंग आई है जिसकी वजह से मार्केट में शार्प बाइंग आई है, ये हमारा स्मार्ट मनी बाइंग, मतलब जो बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूट है, उनकी बाइंग है यहाँ पे। सेकंड बाइंग क्या है, जो ट्रेडर्स हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने अपना ट्रेड नहीं प्लान किया है, नहीं बुक किया है, या जिनका बाइंग था, बाइंग ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है, या कुछ बैंक्स का ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है, उनके लिए ये बाइंग रहता है। इसके बाद मार्केट में कोई बाइंग नहीं यहाँ से आने वाला है। और ज्यादा तर टाइम का क्या होगा कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ से आके इस एरिया को ब्रेक कर दे डाउन साइड, अगर दोबारा मार्केट इसको रिटेस्ट करने आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस एरिया को मार्क करते हैं, अपने पिवट एरिया को, डिमांड जोन के 4 आवर के, तो ये हमारे एक प्योर 4 आवर का बाइंग रहता है अच्छा खासा। और ये बाइंग कितने का रहता है, मैं आपको अगर स्केल से मार्क करके दिखाऊं कितने पिप का ये बाइंग होगा। तो ये लगभग 2000 पिप का हमारा बाइंग था। मतलब एक बाइंग अगर हम लेते तो ये हमारा बाइंग था 2000 पिप का। इतना बड़ा बाइंग हमें किससे मिलता, जस्ट एक डिमांड एरिया से 4 आवर के। तो इससे पता चलता है कि ये हमारा जो सेटअप है ये कितना इफेक्टिव है, कितना वैल्यू सेटअप है। तो अब हमारा क्या हुआ, ये ट्रेड बुक हो गया, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये ट्रेड तो हमारा बुक हो चुका, तो इस ट्रेड को हम हटाएंगे।
डिलीट करते हैं। तो ये हमारा ट्रेड तो बुक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब एक बार हमारा ट्रेड बुक हो जाए तो इस एरिया को हम क्या करेंगे, एक बस रेंज बना के छोड़ देंगे। डिमांड जोन था, एक डिमांड जोन किए और बस इसी डिमांड जोन पे इसको हम छोड़ दिए। बस अब एक हमारा एरिया रह गया डिमांड का, जहां से मार्केट में बाइंग आया था। ठीक है, अब हम से चेंज करते हैं इसको 1 आवर में। अब 1 आवर में देखो क्या हुआ। अब जब 1 आवर के टाइम पे हम आएंगे तो हमें मार्केट में क्या दिख रहा है कि सेम 1 आवर भी बाइंग में है। पहले सेलिंग में आया था बट अभी भी मार्केट बाइंग में ही चल रहा है। 1 आवर भी लगभग बाइंग में है और अब जाके मार्केट में थोड़ा सा रीटेस्ट आया है। ये सेलिंग नहीं है, ये क्या है, सिंपली एक रीटेस्ट है। प्राइस क्या कर सकता है आगे, किसी भी एरिया से यहाँ से रीटेस्ट करके वापस ऊपर जा सकता है। हम ट्रेड करेंगे, देखो गोल्ड के लिए सबसे इफेक्टिव टाइम है ट्रेड करने के लिए 4 आवर, सॉरी 15 मिनट। तो हम पूरा सेटअप अपना 15 मिनट के अंदर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम 15 मिनट पे देखेंगे मार्केट में चल के आ रहा है और 15 मिनट के हिसाब से अपना सारा ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे अभी का अगर हम सेटअप देखें, इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा और काफी लंबा ऐसे भी हो गया वीडियो। इसमें मैं सिंपली आपको बस एक कैसे सेटअप मार्क करते हैं इसको क्लियर करूंगा। और अगर आपको पूरा सेटअप जानना है कि सेटअप पूरा मार्क कैसे करते हैं या आपको इफेक्टिवली पूरा सीखना है, तो मैं लाइव ट्रेड करने वाला हूँ। उस ट्रेड 1 घंटे के डेली लाइव ट्रेड में आपको आपके सामने पूरा सेटअप मार्क करूंगा और आपके सामने ट्रेड प्लान करूंगा और ट्रेड भी करूंगा। ठीक है, तो इससे आप आके मेरे साथ ट्रेड कर सकते हो और पूरे सेटअप को इफेक्टिवली सीख भी सकते हो। तो हम अब चेंज हो चुके हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं। ठीक है, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सबसे पहले हम क्या मार्क करने वाले हैं, यहाँ से हम चार्ट देखते हैं इस एरिया से। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा एक क्या था बाइंग एरिया, अब हम अपना फिबोनाची लगाएंगे। फिबोनाची का आप लेवल देख सकते हो और इस लेवल को आप मैं इसका सेटिंग खोल दे रहा, आप इसका लेवल देख सकते हो पूरा। स्क्रीन शॉट ले लेना आप लेवल का इसके सारे। ओके, आई होप आपने स्क्रीन शॉट ले लिया हो। अब मैं आपको बताता हूँ ये फिबोनाची करता क्या है। जो इस 0.5 जो लेवल है इसके ऊपर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सप्लाई एरिया। और जो 0.5 के नीचे एरिया ये हमारा क्या है, बाइंग एरिया। मींस अगर हम अप ट्रेंड में ट्रेड देख रहे हैं तो अगर हम फिबोनाची मार्क करेंगे तो हम अपना ट्रेड कहाँ प्लान करने वाले हैं, जब प्राइस क्या करेगा, इस 0.5 के डाउन रहेगा। मतलब ये पूरा अगर बाइंग आया मार्केट में। और नेक्स्ट अगर हमें कोई डिमांड जोन अपना देखना है कि हमें अगर बाइंग लेना है मार्केट में और नेक्स्ट हमें डिमांड जोन कोई देखना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो बाइंग का एरिया बनेगा वो बाइंग का एरिया हमारा सिंपली यही बनेगा। ठीक है, तो अब देखो, सॉरी मुझसे ये गलती हो गया। ये क्या था कि यहाँ पे ये सैटरडे था और फिर फ्राइडे के बाद मार्केट बंद हुआ, मंडे को खोला, इसलिए यहाँ पे गैप आ चुका है। इस गैप की वजह से मार्केट में यहाँ पे फिबोनाची वर्क नहीं किया है। यही मैं आपको बता दे रहा, जब आपका मार्केट फ्राइडे के बाद मंडे को ओपन हो तो आप ज्यादातर ध्यान देखो कि ये जो गैप रहेगा इसको पहले मार्केट फिल करेगा, उसके बाद ही मार्केट अपना ट्रेंड डिसाइड करेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिबोनाची यहाँ पे अपना मार्क नहीं किया तो हम इसको यहाँ से हटाते हैं और मंडे के टाइम फ्रेम से देखते हैं। अब जैसे कि ये मंडे था, मंडे को मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ यहाँ से और प्राइस ही अप गया। तो अब हम क्या करेंगे, फिबोनाची का लेवल अपना यहाँ से लगाएंगे। ये हमारा फिबोनाची का लेवल जब लगेगा, हमारा फिबोनाची का लेवल ये लगा, तो अब हम बाइंग कहाँ से देखेंगे, इस एरिया से। ठीक है, हमें बाइंग कब करना है, हम बाइंग तभी करेंगे, बाइंग जब हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो हम बाइंग तभी करेंगे जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। और बाइंग हम कहाँ करेंगे, जब फिबोनाची का लेवल 0.5 से नीचे आएगा, ये या तो इस एरिया पे आएगा, ये हमारा गोल्डन एरिया होता है कि अगर आपको यहाँ प्राइस मिल रहा है तो आपको बाइंग और अच्छी मिल सकती है, या तो इसके नीचे, इस एरिया में हम बाइंग देखेंगे।
यहाँ जब तक प्राइस रहेगा, अप ट्रेंड में मार्केट है और प्राइस यहाँ चल रहा है, तो यहाँ पे हम बाइंग का प्लान नहीं प्लान करने वाले, क्योंकि ज्यादा टाइम क्या करता है, प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आ सकता है। देखो मार्केट क्या हुआ, खुला और इस गैप को फिल किया, वापस अब गया डाउन आया, यहाँ पे आ गया कंसोलिडेट किया। अब देखो प्राइस ने क्या किया, डाउन आया, अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया डाउन साइड के लिए, ये प्राइस का हायर हाई बना और ये हायर लो बना, फिर प्राइस क्या हुआ, अब चला गया। तो हम क्या करेंगे, पहले इस एरिया को मार्क करेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा क्या है, एक रेंज है, कंसोलिडेशन है। तो इस पूरे कंसोलिडेशन को मार्क किए हम, 15 मिनट का हम पूरे कंसोलिडेशन को मार्क करेंगे, डिमांड जोन जो हमारा है। इस कंसोलिडेशन के बाद हम क्या फाइंड करने वाले हैं मार्केट में, कि हमारा पिवट एरिया कहाँ बन रहा है। तो ये कैंडल हमारी कौन सी कैंडल है, पिवट कैंडल। क्यों, क्योंकि उसके बाद मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग आई है। तो इस पिवट कैंडल को हम क्या करेंगे, 1 आवर की पिवट कैंडल को, 15 मिनट की पिवट कैंडल को इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा जस्ट 15 मिनट का पिवट कैंडल हो गया। अब मार्केट अभी तक क्या हुआ है, इस पिवट कैंडल को मार्केट टेस्ट करने नहीं आया। तो जब तक इस पिवट कैंडल को टेस्ट करने मार्केट नहीं आया, तब तक ये क्या है, वैलिड कैंडल है। क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्सल आके ले सकता है। क्यों, क्योंकि ये 4 आवर का भी लेवल था और 1 आवर का भी लेवल था। अब अगर प्राइस अप गया, अब क्या हुआ, मार्केट अप आया और फिर सेम चीज मार्केट ने किया, कंसोलिडेट किया। इस कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक पिवट कैंडल बना। अब पूरे सेटअप को हम अपने पिवट कैंडल पे चेंज कर रहे हैं। ये हमारा पिवट कैंडल बना। अब देखो, जब प्राइस दोबारा इस पिवट कैंडल पे आया, तो प्राइस क्या किया, कैंडल पे आया तो प्राइस आते ही एक यहाँ से क्या है, एक शार्प बाइंग आई अपसाइड के लिए, और फिर ये बाइंग कंटिन्यूअस ही अप ही रहा। तो ये हमारा क्या हो गया, डिमांड एरिया एक है। इस तरीके से हम डिमांड एरिया से बाइंग प्लान कर सकते हैं। सेम सेकंड अगर हम देखें, तो इसमें प्राइस क्या हुआ, अप गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे अपना एक हायर हाई बनाया, डाउन आया, हायर लो बनाया, फिर एक छोटा सा अपना हायर हाई डाउन साइड बनाया, फिर एक हायर लो बनाया। अब प्राइस कर क्या रही, कंसोलिडेट कर रही है, और यहाँ पे अपना एक क्या कर रहा है, यहाँ पे एक अपना नेक्स्ट क्या किया, एक डिमांड एरिया प्लान मार्क कर दिया। क्यों, क्योंकि ये डिमांड एरिया हमारा वैलिड हो चुका है। इस डिमांड एरिया से हमें एक बार बाइंग मिल चुकी है, तो ये हमारा डिमांड एरिया खत्म हो चुका है, इसका वैल्यू नहीं है। तो नेक्स्ट डिमांड एरिया हमारा क्या है, ये। तो अगला बाइंग हम देखेंगे कहाँ से, इस पॉइंट से। मार्केट जब इस पॉइंट पे है, तो हमारा एक अगला बाइंग यहाँ से रहेगा। फिर सेम ऊपर ये कंसोलिडेशन हुआ, इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट क्या किया, एक पिवट कैंडल बनाया, जिसके बाद मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग आई। तो नेक्स्ट हमारा डिमांड एरिया क्या रहा, ये। अब देखो आपको किस डिमांड एरिया से बाई करना है या किस डिमांड एरिया से बाई नहीं करना है, ये कैसे पता चलेगा। अब मार्केट क्या किया, देखो एक अप ट्रेंड में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, इस पूरे जोन को भी अगर हम मार्क करें, तो इसको भी प्राइस क्या किया है, टेस्ट करके नहीं गया है। मतलब प्राइस में बाइंग बहुत ज्यादा है और प्राइस किसी भी एरिया को अभी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। तब जब मार्केट में अगर अब दोबारा सेलिंग आएगी, तो प्राइस क्या करेगा कि यहाँ से 70% चांस है कि प्राइस क्या करे, वापस से गिर के इस एरिया को ब्रेक कर दे और यहाँ से इस एरिया से बाइंग लेके तब अप जाए। ये प्राइस कर सकता है अब इसके बाद। क्यों, क्योंकि मार्केट में क्या हुआ है, एक ये जो हमारा एरिया बना है, इस कंसोलिडेशन के बाद ये जो हमारा बाइंग एरिया बना है, यहाँ से भी सेकंड बाइंग तो हुआ ही नहीं है प्राइस में। जब सेकंड बाइंग प्राइस में हुआ ही नहीं है, तो ये पूरा बाइंग एरिया अभी भी क्या है, यहाँ पे लोगों की बाइंग लगी है। मतलब जो स्मार्ट मनी है या जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, उनकी बाइंग यहाँ पे भी पेंडिंग है। तो वो इस एरिया पे बाइंग नहीं लगाने वाले अपना, उनका बाइंग यहीं पे रहेगा। तो मार्केट जब वापस डाउन आएगा, तो इस एरिया पे उसको बाइंग उस तरीके से मिलेगी नहीं। तो यहाँ से एक शार्प सेलिंग आ सकता है इस एरिया तक, और यहाँ से एक दोबारा बाइंग मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। अब इस ट्रेड को प्लान करने का फायदा क्या रहता है, कि आपका स्टॉप लॉस क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है और प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब जैसे इसी सेटअप पे अगर हम देखें, तो हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था, हमारा स्टॉप लॉस बना है 3,279 पे हमारी बाइंग थी, और 3,274 हमारा स्टॉप लॉस थे। ठीक है,
तो टोटल हमारा स्टॉप लॉस कितना बना, 50-45 का बना। आप चाहो तो इसको और भी कम कर सकते हो। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कैसे इसको और हम कम करें। तो अब हम क्या करेंगे, इस 15 मिनट को चेंज करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्यों? 15 मिनट का टाइम फ्रेम था हमारा, इसको हम लेके आए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 1 मिनट पे क्यों लेके आए, हम क्या देखेंगे हम कि प्राइस क्या करे जब वापस हमारे इस बाइंग एरिया पे आया है, मतलब जो हमारे इस पिवट पॉइंट के आया डिमांड एरिया पे, तो प्राइस क्या करे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाए 1 मिनट के एरिया में। अगर 1 मिनट पे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है तो आप क्या कर सकते हो, ये क्या होगा, एक तरीके से आपको क्या कंफर्मेशन रहेगा कि हाँ प्राइस यहाँ से रिएक्शन ले रहा है। तो जब प्राइस यहाँ पे 1 मिनट के ग्रीन एरिया पे एक कैंडल बनाया है, इस कैंडल के बाद अपने आप बाइंग प्लान कर सकते हो। जस्ट जैसे ये कैंडल बने वहां से आप क्या करो, एक बाइंग प्लान करो और अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रख दो, बस। इससे क्या हुआ, आपको एक कंफर्मेशन और मिल गया कि आपकी बाइंग कहाँ से हो रही है। बट मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बाइंग अपने एरिया पे मार सकता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि गोल्ड में क्या है कि मोमेंटम बहुत ज्यादा रहता है, और गोल्ड में जब कैंडल्स बड़ी बड़ी बने तो आप ज्यादातर अपने एरिया को ही मार्क करके रखो और ट्राई करो कि मार्केट में कंफर्मेशन मिलने के बाद ही ट्रेड को प्लान करो, ठीक है। तो ये मेरा ट्रेड का प्लान हमेशा सेम रहता है। अब सेम अगर हम 15 मिनट इसको चेंज करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग का यही सेटअप था। और देखो डिमांड एरिया कहाँ पे हमारा, ये डिमांड एरिया वैलिड क्यों नहीं है इस टाइम पे, क्यों? क्योंकि मार्केट में एक अप ट्रेंड है, इसीलिए हमने सारा टाइम फ्रेम चेक किया कि अगर सारा टाइम फ्रेम अप है तो हमारा बाइंग का प्रेशर ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, बाइंग ही प्लान करते चलेंगे, हम सेलिंग प्लान नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या है, अप ट्रेंड है। तो अगर मार्केट 15 मिनट में अप ट्रेंड में है, 4 आवर में अप ट्रेंड में है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है, या डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है, तो हमें तीन चाहिए। 1 डे, मतलब डेली टाइम फ्रेम अप चाहिए, और 4 आवर अप चाहिए, 15 मिनट अप चाहिए। अगर ये तीनों अप हैं तो हम क्या करेंगे, अप ट्रेड प्लान करेंगे। अगर ये तीनों अप नहीं है तो हम क्या करेंगे, सप्लाई जोन को भी देखेंगे। और ये तीनों अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड को ज्यादा प्लान करेंगे, अप ट्रेंड को प्लान नहीं करने वाले हैं, ठीक है। क्यों नहीं? क्योंकि देखो सेम 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, अगर कोई ट्रेड यहाँ पे प्लान किया होगा तो उसको भी बाइंग, उसको मतलब इस प्रॉफिट बुक हो गया होगा। क्योंकि ये लेवल से इतने इफेक्टिव होते हैं कि जब तक एक बार ये लेवल टेस्ट नहीं हुआ है तब तक इस लेवल में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और जब ये प्राइस वापस डाउन आएगी तो यहाँ से क्या करेगा, बहुत अच्छा खासा एक बाइंग देगा। अब अगर हम बीटीसी का चार्ट दें, है तो हम बीटीसी का अगर चार्ट ओपन कर रहे हैं, और इसका भी सब क्लियर करूँ मैं। मैंने सारे ड्राइंग हटा दिए हैं बीटीसी के चार्ट से भी। पीटीसी के चार्ट पे आपको मैं दो चीजें समझाने वाला हूँ, ये बहुत जरूरी है, इसको आप समझ से चलिएगा, ठीक है। जैसे प्राइस क्या किया, एक अप ट्रेंड में है, कंसोलिडेट किया, प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट किया, हमने इस कंसोलिडेशन को मार्क किया, फिर इस पूरे कंसोलिडेशन को हमने पिवट कैंडल पे चेंज किया, और हमारा पिवट कैंडल कहाँ पे है, दिस कैंडल। ये जो आपको एक छोटी सी कैंडल यहाँ पे दिख रही है, हमारा क्या है, एक पिवट कैंडल है। आपको दिखाऊं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पिवट कैंडल। तो हमारा नेक्स्ट पिवट कैंडल डिमांड जोन का ये बना, ठीक है, 15 मिनट में। तो इसको मैंने मार्क किया, क्यों? क्योंकि प्राइस क्या किया, डाउन, अब हायर हाई हायर लो बनाते हुए आ रहा था, अपना लोअर लो से हायर हाई बनाया और अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके नया हायर हाई बनाया। वापस जब प्राइस दोबारा शार्पली डाउन आया तो इसी एरिया को मार्क करके हम बैठे थे यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करके। और जब प्राइस डाउन आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तुरंत एक बाइंग प्लान करेंगे अप साइड के लिए। कहाँ तक, नेक्स्ट हमारा सप्लाई जोन जो है वहां तक हम क्या करेंगे, एक बाइंग प्लान करेंगे, और ये हमारा बाइंग क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। सेम चीज अब प्राइस क्या करता है, ऊपर देखो काफी टाइम से प्राइस अप ट्रेंड था अपना हायर, और अपना क्या किया अभी ये ऑल टाइम हाई भी ब्रेक किया है बिटकॉइन। अब प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पूरा देखो एक कंसोलिडेशन किया है, मतलब ये पूरा रेंज किया है मार्केट ने, ये पूरा एरिया है मार्केट क्या किया, एक रेंज बनाया है, ठीक है।
अब देखते हैं, जो हमने थॉट सेटअप के बारे में बात किया था वो थॉट सेटअप यहीं पे बनता है कि प्राइस क्या हुआ, अपने हायर हाई पे गया, फिर हायर लो बनाया, नेक्स्ट हायर हाई, हायर लो, और फिर प्राइस क्या कर रहा है, धीरे धीरे हायर हाई हायर लो से लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए चला गया। तो अगर हम अपनी बाइंग देखें कि हमारा नेक्स्ट बाइंग क्या होगा, ये पूरा कंसोलिडेशन हुआ, इस कंसोलिडेशन के बाद एक पिवट कैंडल बनी, इस पिवट कैंडल को अगर हम मार्क करें, तो इस पिवट कैंडल को मार्क करते हैं, तो प्राइस क्या किया, इस कंसोलिडेशन के बाद पिवट कैंडल बनाया, प्राइस अप गया, वापस से डाउन आया, रिटेस्ट किया, आप चाहो तो इसी रिटेस्ट पे बाइंग ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे बाइंग नहीं ली हो तो क्या करेगा, प्राइस दोबारा आया है तो हम यहाँ पे अगर बाइंग प्लान किए हैं, इस पे इस कैंडल पे अगर हम बाइंग प्लान किए हैं, तो प्राइस क्या किया, अप तो गया, बट नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें दिया ही नहीं। मतलब मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को तो ब्रेक किया यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर तो मार्केट ने ब्रेक किया, बट इसके आगे का स्ट्रक्चर मार्केट ने ब्रेक ही नहीं किया। और क्या हुआ, यहाँ से प्राइस वापस से नीचे गिर गया। अब प्राइस जब वापस से नीचे गिरा तो यहाँ पे क्या बनाया हमारा, एक नेक्स्ट जोन, और ये हमारा क्या है, सप्लाई जोन है। तो प्राइस क्या किया, यहाँ से एक सप्लाई जोन बनाता है। ये 15 मिनट का, 12 में चेंज नहीं करूंगा, आप देख सकते हो, ठीक है। प्राइस वापस आया, इस सप्लाई जोन को रिटेस्ट किया, वापस प्राइस डाउन गिर गया। देखो, एक बार ये हमारा एरिया क्या था, वैलिड हो चुका है, यहाँ से हमने एक बार ट्रेड ले लिया है, तो दोबारा जब प्राइस इस पे आएगा तो हम ट्रेड नहीं प्लान करने वाले थे अपने ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग। अगर हम डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस बाइंग के बाद हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हमारा ये सेटअप यहीं पे खत्म हो गया। तो प्राइस जब दोबारा सेलिंग पे आई है तो हम यहाँ से अपना एक डाउन ट्रेड प्लान करेंगे। क्यों प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ से शार्पली मूव आया डाउन ट्रेंड के लिए, तो हम यहाँ से एक डाउन ट्रेंड प्लान करेंगे अपना सेटअप से, ठीक है। अगर आप ये ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आपका ये भी ट्रेड क्या हुआ, एक परफेक्ट ट्रेड बना, और आपने अपना ट्रेड यहाँ पे बुक किया। और अगर आप ये ट्रेड नहीं प्लान कर रहे हो, आपको और वेट करना है, क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है, अपना एक टाइम फ्रेम ही प्राइस चेंज कर रहा है, प्राइस अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो अगर आपको इस नेक्स्ट हमारा देखो, यहाँ पे फिर से प्राइस ने क्या किया, कंसोलिडेशन किया है, मीन्स नेक्स्ट पिवट एरिया हमारा क्या बना है, ये एरिया। अब प्राइस हो क्या करता है, सप्लाई एंड डिमांड जोन इसी तरीके से वर्क करती है, वो हर एक कैंडल को मार्क करती हुई चलती है, ठीक है। जैसे हमारा पहला सप्लाई जोन ये बना, ये कैंडल डाउन, यहाँ से शार्प सेलिंग आई, वापस से कैंडल ने इसको रिटेस्ट किया, फिर कंसोलिडेट करके फिर डाउन गिर गया। तो इस कंसोलिडेशन के बाद हमारा सप्लाई जोन का एरिया चेंज हो गया, और ये एरिया हमारा वैलिड नहीं रह चुका है, क्यों, क्योंकि एक बार ये रिटेस्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारा सप्लाई जोन का एरिया ये बनता है पिवट एरिया से। और याद रखो, आप पिवट एरिया ज्यादा इस्तेमाल करो, क्योंकि पिवट एरिया ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा अच्छा रहता है रेंज मेथड से, ठीक है। तो अगर इस पूरे कैंडल को मार्क करें तो मार्केट क्या कर रहा है, बस इस कैंडल को आके, एक कैंडल आके यहाँ पे विक लगा के इसको रिटेस्ट करती है, और उसके बाद काफी तेजी से मार्केट में क्या आता है, एक शार्प सेलिंग आता है। और शार्प सेलिंग आया भी कहाँ तक, अगर मैं आपको दिखाऊं तो बिटकॉइन, अगर हम 5 मिनट भी नहीं देखते हैं, अगर बिटकॉइन हम इसी चार्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, इसमें समझाने के लिए आपको उसको हटाया हूँ, ठीक है। तो अब ये एरिया हम देखते हैं हमारा, प्राइस क्या किया, देखो यहाँ पे जब आवाज पास प्राइस ने रिटेस्ट किया तो ये कंसोलिडेशन किया है, प्राइस हमेशा इसी पैटर्न में प्राइस अब जाता है, ठीक है। मार्केट का यही पैटर्न ही है, अपने सप्लाई एरिया को या डिमांड एरिया को रिटेस्ट करेगा, मार्केट का यही पैटर्न ही है, अपने डिमांड एरिया सप्लाई एरिया को रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद वापस एक नया सप्लाई एरिया या डिमांड एरिया बनाएगा, और उसको फिर से रिटेस्ट करके अब जाएगा। तो ये पूरा रेंज बनाया, इस रेंज के बाद ये हमारा पिवट एरिया है। अगर इस पिवट एरिया को हम फर्दर मार्क करें, आगे और भी मार्क करते हैं, देखो, अगर इस पिवट एरिया को हम मार्क करें तो प्राइस ने क्या किया है, वापस देखो, जब यहाँ से शार्प सेलिंग आई तो इसी एरिया को मार्केट रिटेस्ट करके वापस से बहुत तेज अब बाइंग भी आई है। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो डिमांड एरिया था, ये हमारा अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ था,
इसके आगे भी डिमांड एरिया बना है, ये भी कंसोलिडेशन हुआ, इसके बाद में मार्केट एक पिवट एरिया बनाया हुआ है बाइंग का, बट इस पिवट एरिया पे बाइंग नहीं आई है मार्केट में। क्यों नहीं आई है? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, अभी डाउन का पिवट एरिया तो रिटेस्ट ही नहीं हुआ है, तो अब के पिवट एरिया में उतना ज्यादा बाइंग है ही नहीं कि ये पूरे इस सेलिंग को रोक पाए या सेलर्स को रोक पाए। इसीलिए मार्केट में क्या हुआ है, तेजी से मूव आया और ये सारे एरियाज को मार्केट उड़ाता चला गया। गोल्ड में जो हमने ट्रेड प्लान किया है कि मार्केट अपना जब एरिया रिटेस्ट करके डाउन गिरेगा उसके बाद ट्रेड हम लेंगे, वो इसी वजह से, क्योंकि प्राइस यही करता है। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है बट आपका ये समझना जरूरी है। देखो अब प्राइस ने क्या किया है, सेम प्राइस क्या करते चला हुआ है। देखो प्राइस क्या कर रहा है, एक ट्रेंड में चल रहा है प्राइस। ठीक है, ये जो ट्रेंड है वो क्या है कि प्राइस क्या किया, डाउन गिरा, अपने डिमांड एरिया को रिटेस्ट किया, कंसोलिडेशन किया, अप गया, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर अप गया, और फिर से कंसोलिडेशन करके फिर अप गया, फिर प्राइस क्या करा, एक ही जगह पे रेंज बनाया और रेंज बना के वापस अपना डेली टाइम फ्रेम चेंज कर दिया। मतलब प्राइस क्या हुआ, अपने हायर हाई से हायर लो बना रहा था, उसके बाद अब प्राइस क्या कर रहा है, लोअर लो से लोअर हाई बना रहा है। बट अब क्या, अगर हम यहाँ पे ट्रेड अपना प्लान करते तो प्राइस क्या करता, आता एक झटके में ट्रेड को उड़ा देता। क्यों क्यों उड़ाता है? क्योंकि अपने प्राइस ने अपना एरिया तो रिटेस्ट किया ही नहीं है। अपने पिवट एरिया को अगर आप रेंज मेथड या इस यूज करते हो तो आपको दिखता है ये एरिया यहाँ से रिटेस्ट हो चुका है, बट नहीं, अगर हम पिवट एरिया मेथड यूज करें तो हमें पता चलता है कि प्राइस ने अपने रियल में तो इस एरिया को मार अभी तक रिटेस्ट किया ही नहीं है, उसके भी रिटेस्ट किए बिना ही प्राइस अब जा रहा है। तो वापस जब गिरेगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिटेस्ट नहीं होगा, इसको ब्रेक कर देगा प्राइस। सेम यही काम नीचे भी किया है प्राइस, आया इस एरिया को भी रिटेस्ट नहीं किया था प्राइस यहाँ पे, इसी वजह से ऊपर के एरिया को ब्रेक कर दिया, फिर डाउन जब अपने इस एरिया को रिटेस्ट कर लिया, इसके बाद ही प्राइस में एक अच्छी खासी बाइंग आई है। और कहाँ तक, जो हमारा यहाँ पे इस पूरे रेंज को ब्रेक किया है यहाँ तक एक अच्छी खासी बाइंग आई है प्राइस में, और वो भी एक शार्प बाइंग आई है। क्यों? क्योंकि प्राइस क्या कर रहा था, रिटेस्ट तो कर ही नहीं रहा था ना। अब अगर इस बाइंग को कंटिन्यू होना होगा तो ये जो नया हमारा एरिया बन रहा है, इस एरिया को प्राइस क्या करेगा, वैलिडेशन देगा। और अगर कंटिन्यू नहीं करना होगा तो प्राइस इस एरिया को वैलिडेशन नहीं देने वाला है। क्यों? क्योंकि अपना एक लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए प्राइस डाउन गिर रहा है, और हमारा ये एरिया क्या हुआ, यहीं पे ये एरिया खत्म हो गया। अब ये एरिया रिटेस्ट हो चुका है, इसकी वैल्यू यहीं पे खत्म हो चुकी है। ओके, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और आपने समझ पाया होगा कि प्राइस में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है, और हमें कहाँ पे बाइंग करना है, कहाँ सेलिंग करना है, किस डिमांड एरिया पे हमें सेलिंग या बाइंग करना है। तो सिर्फ एक चीज है, अगर हमें पूरे एरिया को मार्क करें फिबोनाची से, तो हमें क्या दिखेगा कि हमारी बाइंग जो होगी वो इस एरिया के डाउन में हमें लेनी है। और हमें बाइंग कहाँ मिला, भी हमें इसके नीचे ही बाइंग मिला। ठीक है, इसके पहले हमें कोई बाइंग नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि प्राइस ने किसी को रिटेस्ट किया नहीं था। ठीक है, अब देखो जो एरिया हमने मार्क किया है, यहाँ से इस एरिया पे मार्केट में अच्छा खासा एक क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पे वेट कर रहा है, कॉन्सोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो आप, आई होप आपने सारी चीज समझ ली है। प्राइस हमने गोल्ड में भी सेम चीज मार्क किया है, और मैं आपको गोल्ड का चार्ट अगर दिखा दूँ तो इसमें भी हमने सेम चीज मार्क किया है कि हम यहाँ पे बाइंग नहीं करने वाले इस एरिया में। क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि प्राइस ने अभी नीचे के एरिया को रिटेस्ट नहीं किया है, इसलिए हम अप एरिया में बाइंग नहीं करने वाले। और हो सकता है प्राइस यहीं से डाउन गिर जाए, नीचे आके इसको रिटेस्ट करे और वापस से अप जाए। ठीक है, और यही चीज हम गोल्ड में, अभी हम यही चीज सेम बिटकॉइन में देख भी रहे हैं। प्राइस क्या किया, इस जिस एरिया को प्राइस ने रिटेस्ट नहीं किया था डाउन तक, उसको आके रिटेस्ट किया और बीच के सारे एरिया को प्राइस ने उड़ा दिया। उड़ाने का सेम रीजन था, देखो इस प्राइस को उड़ाने का सेम रीजन है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इंस्टीट्यूशनल बाइंग और स्मार्ट मनी बाइंग, या आप कहो कि प्रोफेशनल ट्रेड यहाँ से ट्रेड लिया अपना। ठीक है, यहाँ पे उनकी बाइंग, यहाँ से बाइंग थी, इस बाइंग को यहाँ पे वैलिड मिला, रिटेस्ट की प्राइस अब गई। इस रिटेस्ट के बाद प्राइस ने किसी भी रेंज को रिटेस्ट किया ही नहीं है, किसी भी पिवट एरिया को। अब किसी भी पिवट एरिया को प्राइस ने रिटेस्ट ही नहीं किया, तो नेक्स्ट बाइंग जो इंस्टीट्यूशन बाइंग है, या जो हमारे स्मार्ट ट्रेडर्स हैं या जो हमारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, उनकी नेक्स्ट बाइंग कहाँ पे है,
इस एरिया में उनकी नेक्स्ट बाइंग है। इस वजह से जब सबकी बाइंग यहाँ पे लगी है तो ऊपर क्यों बाइंग वो लगाने जाएंगे, हमारी तरह वो 50 बाइंग नहीं लगा के चलते हैं। अगर उनकी बाइंग यहाँ है तो वहां पे यहाँ पे वेट करेंगे वो। तो प्राइस जब इस पूरे कंसोलिडेशन को ब्रेक करके प्राइस वापस नीचे आती है तो उनकी बाइंग रहती है, प्योर बाइंग का ट्रेंड देता है, और प्योर बाइंग यहाँ से अगर एक प्योर बाइंग ट्रेंड में चला जाता है और प्राइस यहाँ पे क्या करता है, एक अच्छी खासी बाइंग देता है। अब देखो सेटअप और भी होते हैं, जैसे ये हमने अभी तक क्या समझा, सप्लाई डिमांड जोन। सप्लाई डिमांड जोन पे मार्केट नहीं चलता, मार्केट में लिक्विडिटी भी होती है, ऑर्डर ब्लॉक्स भी होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक सेम सप्लाई डिमांड जोन की तरह वर्क करता है, बट ऑर्डर ब्लॉक्स थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे सेलिंग आने की वजह, जो यहाँ से ये जो सेलिंग भी आई है उसकी वजह कैंडल ये है। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, बस मैं आपको अभी समझाने के लिए मार्क कर रहा हूँ ये। अगर आप डिमांड करोगे तो इस वीडियो को मैं अभी इस स्ट्रेटजी को मैं समझा दूंगा, बाकी कुछ नहीं है। मैं बस आपको ये समझाने के लिए इसको मार्क कर रहा हूँ। यहाँ से सेलिंग आने का वजह ये कैंडल है। यहाँ पे जो भी विक लगे हुए हैं ये विक्स है यहाँ की सेलिंग आने की वजह, ठीक है। ये विक्स रीजन है यहाँ पे सेलिंग आने की वजह, ठीक है। यहाँ पे जो सेलिंग आई उसके रीजन ये विक्स है, ठीक। इस विक्स की वजह से प्राइस क्या किया है, यहाँ से सेलिंग लिया है। और सेम आप हर जगह यही देखोगे, विक की वजह से प्राइस में, प्राइस क्या करता है, अपना लेवल चेंज कर देता है या एरिया चेंज कर देता है। यहाँ पे भी देखो जो बाइंग आई है इस एरिया को बिना इसको रिटेस्ट किए, वो बाइंग इसी एरिया की वजह से आई है, इस विक की वजह से आई है। अगर हम इस विक्स को मार्क कर दें, अगर हम इस विक को मार्क करें, यहाँ के इस विक को, तो इस यहाँ से क्या हुआ, मार्क में क्या हुआ, एक अच्छी खासी यहाँ से बाइंग आई है। तो ये एक अलग स्ट्रेटेजी है। आप अगर इस पे व्यू अच्छे खासे आते हैं, लाइक्स अच्छे आते हैं, तो मैं इसको भी समझाने का ट्राई करूंगा आगे, और इस वीडियो को प्लान करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। अभी मैं आपके सामने दिखा रहा, देखो ये हमारा नेक्स्ट बाइंग एरिया था। प्राइस क्या किया, आया इस पूरे एरिया को टेस्ट किया डिमांड जोन के, और प्राइस यहाँ से अपसाइड के लिए चेंज हो गया। आई होप आप चीज समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो आप एक बार, दो बार, तीन बार इसे पूरे सेटअप को देखो, पूरे स्ट्रैटेजी को देखो, तभी आपको समझ में आएगा कि मार्केट में इसमें हो क्या रहा है। मार्केट किसी भी इंडिकेटर बेस्ड नहीं है, मार्केट कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज बेस पे नहीं चलता है, कोई भी आरएसआई बेस पे नहीं चलता है। यही रीजन होता है मार्केट चलने, एक सें, मार्केट एक सेंटीमेंट पे चलता है, ठीक है। पूरा मार्केट एक मैथमेटिकल नंबर्स और सेंटीमेंट पे चलता है, बस। और मार्केट को चलने का कोई वे नहीं है। तो आई होप इन चीजों को आप समझ पा रहे हो। और अगर आप लाइव आते हो तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अगर आप लाइव मुझे ज्वाइन कर रहे और लाइव आके सारे ट्रेड्स मेरा देख रहे, प्लान कर रहे, तो आपकी ये चीजें आपको और अच्छे समझ में आएंगी, और आपको सप्लाई या डिमांड जोन में रेंज मार्क करना या सेलिंग या बाइंग प्लान करना, आपके लेवल्स और अच्छे बन जाएंगे। तो एक वीडियो पूरा कवर करना बहुत मुश्किल है, बट मैंने ट्राई किया है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट मैंने पूरा कवर कर दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। और मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे मैं सारे न्यूज़ टाइमली अपडेट करता हूँ, मतलब जितने भी फॉरेस्ट के न्यूज़ आते हैं उसको कुछ मिनट के अंदर ही मैं अपने न्यूज़ इफेक्टिवली और टाइम मिल, आप जिससे आपको सारे न्यूज़ इफेक्टिव और टाइम टू टाइम मिलते रहे फॉरेस्ट के, ठीक है। थैंक यू गाइस। बस इतना ही मेरा पहला वीडियो जिसको मैंने रिकॉर्ड करके बनाया, तो आई होप थोड़ी बहुत गलती हुई हो तो माफ करना। खत्म करते हैं, ठीक है, बाय बाय।